दोस्तों रेस जुडिकेटा जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, ख़ास तौर से मेंस में और जजमेंट राइटिंग के अंदर। बहुत बार फैक्चुअल सिचुएशन आती है और ये पूछा जाता है कि रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा। ख़ास तौर से दिल्ली जुडिशरी की अगर अपन लोग बात करें तो दिल्ली जुडिशरी के अंदर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकलिटी के साथ नॉलेज होना चाहिए कि गिवन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि नो डाउट ये बात बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट बोलूं कि ये वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है। अगर ज़रा सी भी क्लियरिटी में कहीं ना कहीं कमी रह जाए तो समस्या आएगी। चलिए शुरू करते हैं रेस जुडिकेटा। स्वागत करता हूं आपका द कोर्ट रूम ट्रायल के अंदर चल रही है सीपीसी की सीरीज़, और ये सीरीज़ है पार्ट 2 रेस जुडिकेटा की। शुरू करते हैं। सेक्शन 11 क्या बोल रहा है? नो कोर्ट शैल ट्राई। नो कोर्ट शैल ट्राई, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात कर ली थी कि नेगेटिव लैंग्वेज है। और यहाँ पर अगर हम लोग बोले नो कोर्ट, तो ये कोर्ट कौन सा कोर्ट है? दैट इज मीन्स सिविल कोर्ट। आप सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नो कोर्ट मतलब नो सिविल कोर्ट की बात हो रही है, नेगेटिव लैंग्वेज है। रेस जुडिकेटा क्या करता है? वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर कि ये बार लगाता है किसके ऊपर? ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर ये बार लगाता है। रेस जुडिकेटा इज अ बार ऑन द ज्यूरिसडिक्शन। हिट करता है किसके ऊपर? कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रायल ऑफ द सिविल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट की कॉम्पिटेंसी है, किसके द्वारा कॉम्पिटेंसी आती है? अगर हम लोग थोड़ा सा भी देखें तो सेक्शन 9 सीपीसी जो है वो हर एक सिविल कोर्ट को कॉम्पिटेंट बनाता है फॉर ट्रायल। ठीक है, ये सेक्शन 9 की हम लोग बात कर चुके हैं एंड वी नो दैट कि जब भी हम कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे ट्रायल की तो इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 9 सीपीसी के द्वारा हर सिविल कोर्ट को मिला है। बट उसके ऊपर बार जो लगाता है वो वन ऑफ द बार है रेस जुडिकेटा की। और इफ़ रेस जुडिकेटा इज अप्लाइड तो सब्सिक्वेंट कोर्ट जो होगा दैट विल बी इनकॉम्पिटेंट टू ट्रायल। अब इनकॉम्पिटेंसी क्या होगी? इन द रेफरेंस ऑफ द सूट हो सकती है। अगर आप देखें इन रेफरेंस टू द सूट और इशू हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सूट के ऊपर ही प्रॉब्लम आए, इशू भी जो है वो इनकॉम्पिटेंसी हो सकती है कोर्ट की कि सूट तो पूरा ट्रायल कर सकता है, सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है सूट का ट्रायल कर सकता है बट एक सिंगल इशू का ट्रायल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सिंगल इशू के ऊपर या एक से ज़्यादा इश्यूज़ के ऊपर रेस जुडिकेटा का बार लग रहा है। हो सकता है फॉर्मर कोर्ट के अंदर इश्यूज़ जो हैं वो सेम हो। मतलब एक एग्जांपल अगर अपन लें, मान लीजिए कि ये एक फॉर्मर कोर्ट था, ये फॉर्मर कोर्ट है, ये सब्सिक्वेंट कोर्ट है। अब फॉर्मर कोर्ट के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ बने और सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज़ बने, बट ये दो इश्यूज़ जो हैं फॉर्मर कोर्ट में डिसाइड हो चुके हैं बिकॉज दीज इश्यूज़ वर द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। सब्सटेंशियली इन इशू किसके अंदर? इन फॉर्मर कोर्ट। इन फॉर्मर कोर्ट। और यही मैटर डायरेक्टली इन सब्सटेंशियली इन इशू सब्सिक्वेंट कोर्ट में है। तो कोर्ट क्या करेगी? इन दो के ऊपर जो है इशू के ऊपर रेस जुडिकेटा लग जाएगा। बाकी इशू नंबर 1, इशू नंबर 4 और इशू नंबर 5 के ऊपर बिल्कुल कोर्ट ट्रायल करेगा। सिर्फ कॉमन इश्यूज़ जो हैं, जो कॉमन इश्यूज़ हैं वो कॉमन इश्यूज़ जो हैं वो बार्ड होंगे। कॉमन इश्यूज़ आर बार्ड। बार्ड किस चीज़ में है? इनकॉम्पिटेंसी आ गई ट्रायल करने की। कोर्ट जो है अब इन इश्यूज़ का ट्रायल नहीं कर सकता क्योंकि रेस जुडिकेटा सूट के ऊपर भी लगता है और रेस जुडिकेटा इश्यूज़ पर भी लगता है। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा सूट इनकॉम्पिटेंट हो, मतलब कोर्ट जो है सूट की ट्रायल करने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो। किसी सिंगल और पर्टिकुलर इशू, एक या एक से ज़्यादा इश्यूज़ के ट्रायल पर भी बार लग सकता है। बट इसके लिए हमने एक चीज़ देखी, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। नो कोर्ट shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in the former court।
इन द फॉर्मर कोर्ट, एक मिनट रुकिएगा, राइट, इन द फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है कि पार्टीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, मतलब फॉर्मर कोर्ट के अंदर जो पार्टीज़ होनी चाहिए और जो सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर पार्टीज़ होनी चाहिए वो पार्टीज़ सेम होनी चाहिए। पार्टीज़ आर सेम इन दी फॉर्मर कोर्ट, फॉर्मर कोर्ट के अंदर अगर जो पार्टीज़ हैं वही सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर पार्टीज़ होनी चाहिए। फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट के अंदर पार्टीज़ जो हैं इंटरचेंज हो सकती हैं, इंटरचेंज कैन बी देयर, इंटरचेंज हो सकती हैं बट पार्टी सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया था फॉर्मर कोर्ट के अंदर, सब्सिक्वेंट कोर्ट में भी ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया या बी ने ए के ऊपर सूट फाइल किया, दैट इज पॉसिबल, इंटरचेंज इज पॉसिबल बट पार्टीज मस्ट बी सेम। अब एक चीज उन्होंने और लिखी, सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। इसके ऊपर 100-200 लाइन बनाइए, व्हाट डू वी मीन बाय द लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। ये हम लोग एक पासिंग रेफरेंस में हमने जब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, रेस जुडिकेटा का इंट्रोडक्शन देखा था, तब हमने उस वक्त पे देखा था कि पार्टी जो है, जो सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर पार्टीज हैं, दे आर क्लेमिंग द टाइटल, दे आर क्लेमिंग द टाइटल फ्रॉम द पार्टी ऑफ फॉर्मर सूट, फ्रॉम द पार्टी ऑफ फॉर्मर सूट। ये चीज़ है सेम टाइटल के अंडर में क्लेम करने का। क्लेमिंग द टाइटल फ्रॉम द पार्टी ऑफ द फॉर्मर सूट का मतलब है, अब मान लीजिए ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, अब यहाँ पर ए ने अगर वापस बी के ऊपर सूट फाइल किया तो भी ठीक है, बट बी ने ए के ऊपर सूट फाइल किया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लीजिए इसके अंदर ए की डेथ हो गई, मान लीजिए ए की डेथ हो गई, ए डाइड, ए की अगर डेथ हो जाती है तो ए का सन आ गया, ए एस आ गया। अब सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर ए एस अगर बी के ऊपर सूट फाइल करता है या बी अगर ए एस के ऊपर सूट फाइल करता है तो ए एस ने टाइटल कहाँ से डिराइव किया, ए एस डिराइव्ड द टाइटल कहाँ से उसने टाइटल डिराइव किया, फ्रॉम ए। कैसे, बिकॉज ए एस वॉज सन ऑफ ए, ए एस वॉज सन ऑफ ए। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर अपन देखें तो ए एस का कोई इंडिविजुअल वजूद नहीं है। ए एस ने क्या किया, स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ ए, स्टेप्स इनटू द शूज़ ऑफ ए। तो ये मतलब है कि या तो पार्टीज सेम हो, मतलब अगर अपन इसमें देखें द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, मतलब फॉर्मर कोर्ट के अंदर जो पार्टीज हैं वो और सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर पार्टीज या तो सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए या इंटरचेंज हो जाए, तब रेस जुडिकेटा लगेगा। और मान लीजिए अगर सेम नहीं है बट इन दोनों में से किसी एक पार्टी ने या दोनों ही पार्टी ने टाइटल डिराइव किया है अपनी प्रेडिसेसर से, मतलब उस पार्टी से जो कि फॉर्मर सूट की पार्टी थी, उस पर्टिकुलर कोर्ट में अगर सब्सिक्वेंट सूट वो लोग फाइल करते हैं तो उनके ऊपर रेस जुडिकेटा लगेगा। अब ये तो ए एस ने बी के ऊपर सूट फाइल किया था, अब मान लीजिए यहाँ बी की भी डेथ हो जाती है और बी एस बीच में आ जाता है। अब ए एस बी एस के ऊपर सूट फाइल करे या बी एस ए एस के ऊपर सूट फाइल करे, दिखने में आपको लगेगा कि सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर जो पार्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं, बट एक्चुअली ए एस ने टाइटल डिराइव किया ए से और बी एस ने टाइटल डिराइव किया बी से। वो एक्चुअली सेम टाइटल के अंदर जो हैं वो लड़ रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इट विल बी डीम्ड दैट दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल और बिल्कुल उस पर रेस जुडिकेटा लगेगा। रेस जुडिकेटा का उसमें कोई भी किसी तरीके का मतलब आप ये नहीं कह सकते रेस जुडिकेटा को आप बाईपास कर देंगे। अब ये तो खैर उस पर्टिकुलर केस का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पर ए और ए एस के बीच में
ए और ए एस के बीच में मान लीजिए फादर और सन का रिलेशनशिप था। अब फादर और सन का रिलेशनशिप में तो कोई डाउट होता ही नहीं है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर अपन देखें, मान लीजिए इनके बीच में फादर और सन का रिलेशनशिप नहीं था। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया और ए के फेवर में डिक्री आ गई। फेवर इन ए, क्या? डिक्री। डिक्री जो है वो ए के फेवर में आ गई। ठीक, मतलब ए जीत गया। अब जब ए जीता और ए ने क्या किया, ए सोल्ड द प्रॉपर्टी टू सी। ए सोल्ड द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज, ए सोल्ड द प्रॉपर्टी, ए सोल्ड द प्रॉपर्टी टू सी। ए ने सी को प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी। अब मान लीजिए भविष्य में सब्जेक्ट, देखिए दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि दैट दे आर क्लेमिंग लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। मैं उस टॉपिक पर आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको ये नहीं बोला कि साहब अगर वो सेम टाइटल के मतलब दे आर क्लेमिंग अंडर द सेम टाइटल, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सेम टाइटल, तो रेस जुडिकेटा विल अप्लाई, बिल्कुल अप्लाई होगा, बट प्रोवाइडेड दैट अदर कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, टाइटल तो खैर हम उसको डिस्कस कर ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे पैरामीटर्स हैं रेस जुडिकेटा के, दे नीड टू बी फुलफिल्ड। बट सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइटल, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि अगर टाइटल फुलफिल हो गया तो रेस जुडिकेटा लगेगा, नो डाउट लगेगा, बट अदर कंडीशंस भी फुलफिल होनी चाहिए। अब ए ने वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सी को भेज दी। अब मान लीजिए बी ने सी के ऊपर सूट फाइल कर दिया या सी ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया। सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, इसमें भी वही सब्जेक्ट मैटर था जो फॉर्मर कोर्ट के अंदर था। अब सी के पास टाइटल कहाँ से आया? सी के पास टाइटल आया ए के द्वारा। ए ने जो है अपना टाइटल सी को दिया, तो रेस जुडिकेटा विल अप्लाई इफ सी इज क्लेमिंग अंडर ए। मतलब राइट कहाँ से आया? राइट फ्रॉम प्रीवियस पार्टी, राइट फ्रॉम प्रीवियस पार्टी। ये कौन सी प्रीवियस पार्टी है? फ्रॉम प्रीवियस सूट, फ्रॉम प्रीवियस सूट, या इस प्रीवियस सूट को भी आप बोल सकते हो फॉर्मर सूट बोल सकते हो, फॉर्मर कोर्ट बोल सकते हो, आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो। टाइटल ट्रांसफ़र हुआ है भाई, यहाँ पर सी को जो टाइटल मिला है वो ए ने ट्रांसफ़र किया है अपना टाइटल। ए ट्रांसफर्ड हिज टाइटल टू सी। इसलिए आपको देखने में, मतलब क्योंकि ये सब्सिक्वेंट कोर्ट है, सब्सिक्वेंट कोर्ट में आपको देखने में लग सकता है साहब ये तो बी और सी के बीच में केस है, जबकि यहाँ ए और बी के बीच में केस था, तो साहब रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा क्योंकि पार्टीज डिफरेंट हो गई। बट आपको थोड़ा सा लेयर्स को हटाना पड़ेगा। जैसे अनियन है, प्याज होता है, प्याज की एक एक परत को हटाएं अगर आप, तो एक परत हटाएंगे तो इसके अंदर आपको दूसरी परत मिलेगी, तो थोड़ा सा आपको उस परत को हटाना पड़ेगा और आपको वो कॉर्पोरेट व्हील को जो है हटाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली उसके अंदर चल क्या रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यार सी जो है वो तो एक प्रकार का सिर्फ, हाँ पार्टी ज़रूर बदल गई है, बट टाइटल जो है वो ए से मिला है। इसलिए इट इज़ सेड, जो सेक्शन 11 के अंदर है कि दैट बिटवीन द पार्टीज और एनी ऑफ देम claim litigating under the same title, तो it is said that C is litigating under the same title। और same title यहाँ पर क्या होगा? litigating under the title given by A। समझ में आई आपको बात? अब देखिए, या तो ये हो सकता है ईदर पार्टीज एग्जैक्टली सेम हो जाए, एक चीज़ ये हो सकती है ईदर ऑफ पार्टीज एग्जैक्टली सेम। ये तो मेरे हिसाब से सबसे आसान चीज़ है कि अगर एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं तो फिर उस केस में तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ना ही उस केस के अंदर कोई तकलीफ आएगा, रेस जुडिकेटा लगेगा ही लगेगा, प्रोवाइडेड दैट अदर पैरामीटर्स फुलफिल कर रहे हैं। बट अगर एग्जैक्टली सेम हो गई तो बात ख़त्म। इंटरचेंज अगर हो गया तो क्या रेस जुडिकेटा लगेगा? बिल्कुल रेस जुडिकेटा लगेगा। रेस जुडिकेटा अप्लाइज इन कंडीशन में रेस जुडिकेटा लगेगा, ये देख लीजिए आप। पहली चीज़, ईदर ऑफ द पार्टीज एग्जैक्टली सेम है, इंटरचेंज हो जाए, मतलब पहले वाला सूट ए वर्सेस बी था, अब सूट या तो ए वर्सेस बी हो जाए या बी वर्सेस ए हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेस जुडिकेटा जो है वो अप्लाई होगा, रेस जुडिकेटा अप्लाइज। या फिर
टाइटल डिराइव्ड हो जाए। टाइटल डिराइव्ड हो जाए मतलब टाइटल डिराइव्ड फ्रॉम दी पार्टीज ऑफ द फॉर्मर सूट, तो उस पर्टिकुलर केस में भी लिटिगेटिंग अंडर दी सेम टाइटल वाला काम हो जाएगा। लिटिगेटिंग लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, अंडर सेम टाइटल, तो लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल अगर हो जाएगा, पार्टीज भले ही डिफरेंट है भाई, पार्टीज जो हैं इस केस में क्या है, पार्टीज तो डिफरेंट है, पार्टीज बदल चुकी हैं इसके अंदर, बट प्रॉब्लम क्या है, टाइटल जो है दादा वो सेम है, टाइटल सेम है। तो अब टाइटल क्या होता है, ये हम लोगों ने शुरुआत में अपनी क्लासेस में डिस्कस किया था कि किसी व्यक्ति की रिलेशनशिप जो होती है सब्जेक्ट मैटर के साथ, सब्जेक्ट मैटर के साथ जो रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप जो होती है किसके साथ, सब्जेक्ट मैटर के साथ, जो ए का रिलेशन होगा भाई, वो किस रिलेशनशिप में सब्जेक्ट मैटर को क्लेम कर रहा है, वही रिलेशनशिप जो है वो टाइटल होगी। अगर आपने शुरुआत की क्लासेस नहीं देखी हैं तो बिल्कुल देखिए और उसके बाद रेस जुडिकेटा देखिए। ये मैं आपको, देखिए मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आपको बोल सकता हूँ बिल्कुल वीडियो देखिए देखिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप जेन्युइनली कानून को समझना चाहते हैं, आप जेन्युइनली अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं ऑन द सीरियस नोट, तो आप एक एक चीज़ को जानिए और समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तब जाकर जो है अपन इस चीज़ को समझ पाएंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब अगली चीज़ अपन इसमें ये बात करेंगे कि इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई। अब ये थोड़ा सा इस चीज़ में अटेंशन अपना लेकर आइएगा, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए यहाँ पर। कुछ भी अगर कोई दूसरा थॉट चल रहा है बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और यहीं पर रहिए। इन द कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, इन द कोर्ट कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, ये कौन सा कोर्ट की बात आ रहे हैं, मतलब ये आ रहा है फॉर्मर कोर्ट। मतलब इसको अगर हम ऐसे पढ़ें, इन अ फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court, and has been heard and finally decided by such court। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बोल रहे हैं कि फॉर्मर कोर्ट जो है, फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। ये एक बड़ी विचित्र बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉर्मर कोर्ट जो है, फॉर्मर कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट को, मतलब आज जो वर्तमान में कोर्ट नंबर 2 के अंदर सूट लग रहा है, उस सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए। थोड़ा सा आसान भाषा में और समझाऊं, कोर्ट नंबर 1 है, ये कोर्ट नंबर 2 है, ये फॉर्मर कोर्ट है, ये सब्सिक्वेंट कोर्ट है, ठीक है, राइट। अब ये जो फॉर्मर कोर्ट है, ये आज की तारीख में जो ये सब्सिक्वेंट सूट लग रहा है, सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर जो सूट लग रहा है, इसका ट्रायल करने के लिए, इसका ट्रायल करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ये बड़ी विचित्र बात है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बड़ा अटेंशन होके सुनिएगा। अब ज़रूरी थोड़ी है कि फॉर्मर कोर्ट अभी एग्जिस्ट भी कर रही हो। मान लीजिए कि फॉर्मर कोर्ट के अंदर जजमेंट हुआ 1990 के अंदर, जजमेंट हुआ 1990 के अंदर, और दूसरा सूट, मतलब जो कोर्ट नंबर 2 के अंदर सब्सिक्वेंट सूट चला, वो मान लीजिए चला 2 फरवरी 2026 के दिन। मैंने 2 तारीख इसलिए लिखी, हमेशा हम 1 तारीख लेते हैं, इस बार 2 तारीख ले लें। 2 फरवरी 2026 को चला। अब ये वाला जो फॉर्मर कोर्ट था, ये तो अब हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं करता हो भाई, 26 सालों में चीज़ें बदल जाती हैं, 26-27 सालों में। तो अब आप ये देखिए, यहाँ तो कितने साल हो गए, लगभग 35 ईयर्स, 36 ईयर्स हो गए। अब इस 36 ईयर्स पुरानी अगर आप बात करेंगे तो ये कोर्ट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जबकि सेक्शन 11 क्या बोल रहा है, फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। किस चीज़ के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए? टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। सब्सिक्वेंट सूट तो बाद में लग रहा है, बाद में उसके ऊपर बार आएगा, तो ये चीज़ फुलफिल होनी चाहिए। इस चीज़ को अपन को समझना पड़ेगा।
फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। मान लीजिए एक घर का विवाद था, ठीक है। डिस्प्यूट किसका है? डिस्प्यूट है एक रेसिडेंशियल हाउस का, रेसिडेंशियल हाउस। ये हाउस जो है मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल पटना में सिचुएटेड है, पटना में सिचुएटेड है लोकेशन, ठीक। अब ए ने क्या किया 1990 के अंदर, सन 1990, आज से लगभग 36 ईयर्स बैक, ए ने फाइल्ड किया सूट, ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी, अगेंस्ट बी इसने सूट फाइल किया। किस चीज़ के लिए सूट था? रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन का जो है वो सूट था, ठीक है। किसका रिकवरी ऑफ पोजेशन? किसकी? हाउस की रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए। अब फॉर एग्जांपल 1990 में कोई भी आप रैंडम डेट ले लीजिए, मान लीजिए कि रैंडम डेट आपने ले ली 22 जनवरी 1990, 22 जनवरी 1990 के दिन सूट फाइल हुआ। क्या सूट था? रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट था। ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया और मान लीजिए उस वक्त पर इस घर का मतलब जो सूट का वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन उस वक्त पे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए 15,000 रुपये था उस वक्त में। मतलब कब की बात मैं कर रहा हूँ? 1990 की बात कर रहा हूँ, राइट। अब इस 15,000 रुपये के हिसाब से अगर अपन देखें तो ये उस वक्त पे सबसे नीचे कोर्ट जूनियर डिवीज़न के यहाँ चलना चाहिए था। जूनियर डिवीज़न, सिविल जज जूनियर डिवीज़न के यहाँ चला और डिक्री हो गई, डिक्री हो गई इन फेवर ऑफ ए, इन फेवर ऑफ ए जो है वो डिक्री हो गई। ये 1990 के मेरे हिसाब से आपको फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मान लीजिए आज से 36 साल बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए 1 जून 1 जून 2026, 36 ईयर्स बाद। अब देखिए लिमिटेशन वगैरह का इशू उठेगा, मैं उस चीज़ में, आप ये मत बोलिएगा कि सब 36 ईयर्स बाद सूट फाइल हो रहा है, लिमिटेशन नहीं लगेगा क्या? अरे बिल्कुल लगेगा भैया। आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको लिमिटेशन वगैरह वो सब चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट, उसका एग्जाम्पल आपको दे के समझा रहा हूँ। इसलिए उस चीज़ पर फोकस करिए, लिमिटेशन अभी हटाइएगा। अब मान लीजिए 36 साल बाद बी ने ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, बी ने ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया, या ये आप बोल लीजिए कि इस केस में बी एस ने ए एस के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। बी की भी डेथ हो गई, ए की भी डेथ हो गई। अब आज की डेट में वैल्यूएशन जो है इस घर का, वैल्यूएशन इस घर का हो गया फॉर एग्जांपल 80 लाख रुपीज़, 80 लाख रुपीज़ जो है वो वैल्यूएशन है, राइट। पार्टीज सेम है क्या? पार्टीज सेम है, बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल है, ठीक है। लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई? टाइटल सेम है, पार्टी सेम है, टाइटल सेम है। अब एक और एलिमेंट जो अपन को देखना है वो क्या है कि दैट द फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, बट कॉम्पिटेंसी जो है, अब आप जब कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हो, कॉम्पिटेंसी की बात कर रहे हो तो ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि कौन सी डेट के दिन कॉम्पिटेंसी आप देखोगे, क्योंकि ये जो था ये फॉर्मर कोर्ट हो गया, ये हो गया फॉर्मर कोर्ट, राइट। ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट कोर्ट, सब्सिक्वेंट कोर्ट। अब कौन सी डेट की कॉम्पिटेंसी है ये भी तो देखिए। आज अगर आप बोल रहे हो कि फॉर्मर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, मतलब आप क्या ये बोलना चाह रहे हो कि 80 लाख का सूट अगर इस कोर्ट में चलता तो क्या होता? क्या आप ये बोलना चाहते हो? या आप ये बोलना चाहते हो कि सब 80 लाख का उस वक्त पे 1990 में लगता तो क्या होता? क्या आप ये बोलना चाहते हो? बोलना क्या चाहते हो भाई? सब्सिक्वेंट सूट जो है एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे, आज की तारीख के दिन फॉर्म आपको देखना है भाई। आज की पिकोनरली वैल्यू के हिसाब से भाई, आज आपने सूट फाइल किया 1 जून 2026, आज के दिन क्या फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है इस सूट को ट्राई करने के लिए? इस सूट को ट्राई करने के लिए क्या फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट है? ये प्रश्न उठता है भाई। जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है सूट का आज के दिन एज ऑफ टुडे वॉज कॉम्पिटेंट टू ट्राई ऑफ दैट पिकुनरली वैल्यू ऑफ द सूट
एट दैट टाइम, मतलब ये 80 लाख रुपए की आज की जो वैल्यू है, इसका मान लीजिए वैल्यूएशन 80 लाख रुपए है, तो क्या फॉर्मर कोर्ट इस सूट को ट्राई करने के लिए आज के दिन पर कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये आपको देखना है। टुडे पेकुनरली वैल्यू, आपको आज की पेकुनरली वैल्यू देखनी है, आपको आज की टुडेज पेकुनरली वैल्यू देखनी है किसकी, फॉर्मर कोर्ट के अंदर। फॉर्मर कोर्ट के अंदर भाई फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट, फॉर्मर कोर्ट जो है वो इस सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल अगर आज की डेट में फॉर्मर कोर्ट में चलता, हाइपोथेटिकल आप मान लीजिए, आज की डेट में अगर सब्सिक्वेंट सूट चलता तो फॉर्मर कोर्ट उस सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तब जाकर एक और एलिमेंट रेस जुडिकेटा का फुलफिल होगा और रेस जुडिकेटा लगेगा। तो रेस जुडिकेटा जो लगेगा दैट अप्लाइज नॉट ओनली अपॉन द सूट, इश्यूज के ऊपर भी लगता है, उसमें भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर जो लेटर पार्ट है सेक्शन 11 का, इस मैनिफेस्टिंग द प्रिंसिपल the cases where res judicata applies upon the entire suit, the language that the former court was competent to try such subsequent suit is sufficient. अब however if you think that res judicata applies only upon the issue or issues, एक लिंग्विस्टिक मैनिफेस्टेशन यहाँ करी है, दैट इज टू बी फाउंड इन दिस लैंग्वेज, मतलब एक लिंग्विस्टिक मैनिफेस्टेशन है कि कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट इन विच सच इशू सब्सिक्वेंटली रेज्ड। तो एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर करी है कि जो फॉर्मर कोर्ट है, फॉर्मर कोर्ट एक लिंग्विस्टिक मतलब एक मैनिफेस्टेशन हम ये कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन कर रहे हैं कि आज की डेट का सूट, मतलब 1 जून 2026 में जो सूट है वो अगर फॉर्मर कोर्ट में चलता तो फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए था। क्या आपको बात समझ में आई? अब आप बोलोगे कि साहब आज की डेट में फॉर्मर कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट कैसे हो सकता है? भाई आप तो ये बोलोगे कि साहब वो तो 1990 की बात है, हो सकता है वो कोर्ट उस वक्त पे एग्जिस्ट ही ना करता हो, मतलब आज की डेट में 2026 के अंदर फॉर्मर कोर्ट एग्जिस्ट ही ना करता हो, बिल्कुल संभव है। ये भी प्रॉब्लम है कि साहब अब आज की डेट में मतलब फॉर्मर कोर्ट कौन सा है, सिविल जज जूनियर डिवीज़न की, अगर मतलब पटना के सिविल जज जूनियर डिवीज़न में अगर आज 80 लाख का पेकुनरली वैल्यू का सूट चलता तो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि वह ऐसा कुछ हो पेकुनरली लिमिट में। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, रेस जुडिकेटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप जब तक पूरे लेक्चर्स ना देखें तब तक आपको पूरा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ मैं यहीं पर अधूरी छोड़ दूं, बट उसके लिए मुझे कुछ और एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसको समझाने के बाद मैं वो कवर करूँगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे बार बार पुराना भी रिवाइज करवाना है और साथ में नया थोड़ा थोड़ा आपको बताते भी जाना है। चलिए अभी रुक जाइए, इस चीज़ को अपन यहीं छोड़ते हैं कि साहब ये किस तरीके से कॉम्पिटेंट होगा, क्योंकि अपन ने अभी एक्सप्लेनेशंस टच नहीं किए। एक्सप्लेनेशंस जब अपन टच करेंगे तब धीरे धीरे जो परतें हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाएंगी। अभी हम एक बार बेयर एक्ट को, तो सेक्शन 11 की जो मेन बॉडी है वो एक बार पढ़ लें, एक बार वो जान लें, उसके बाद जो सपोर्टिंग चीज़ें हैं जो कुछ रह जाएंगी वो एक्सप्लेनेशन जो है उसको कवर करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि किस तरीके से ये फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होगा सब्सिक्वेंट सूट को जानने के लिए। अभी मैंने सिर्फ आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन करके इसका मतलब समझाया है, किस तरीके से होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 11। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। चलिए, तो ट्रायल जो है ये तो अपन ने समझ लिया। अच्छा, अब सेक्शन 11 के अंदर अपन जाएं तो लास्ट लाइन क्या बोलती है, एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। तो मैटर पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कंक्लूड होना चाहिए। मैटर जो है ट्रायल हैड बीन कंक्लूडेड, मतलब ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो चुका है, मतलब पार्टीज़ को पूरी तरीके से सुना जा चुका है, कंक्लूडेड हो चुका है। अब सूट जो है वो पेंडिंग नहीं है, सूट इज़ नॉट पेंडिंग, सूट जो है वो पेंडिंग नहीं है। ठीक है, अब अगर अपन थोड़ा सा समझें रेस जुडिकेटा, क्या क्या अभी तक की अपनी बातें हुई हैं वो अपन समझें। कभी कभी ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा
अभी तक का जो हमारे लेक्चर्स रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स हो रहे हैं और ऐसे तो हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बंद रह जाएंगे। देखिए सर, अगर आप सीपीसी पढ़ना चाहते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने में टाइम लगता है। आपको क्या लग रहा है कि मतलब हलवा है क्या जज बनना या एक अच्छा एडवोकेट बनना हलवा है? लोगों की ज़िंदगियाँ, जैसे डॉक्टर्स लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, वैसे आप भी एक ज़िंदगी बचाते हैं। और अगर आपका आपका नॉलेज कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया ना, तो लोगों की बैंड बज जाएगी। मुझे ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बट ये बात याद रखिए कि स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। एक एडवोकेट की, एक लॉयर की जिम्मेदारी समझिए। जब लोग जेल में जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि जीते जागते नरक के अंदर जो है वो आ चुके हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खुद में समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे एक बार हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, उसके बाद तो जस्ट रिवीजन ही रिवीजन है। बार बार आप रिवीजन करिए, कॉपीज़ रिवाइज करिए, अपना बियर एक्ट रिवाइज करिए, एंड एवरी थिंग विल बी ईजी फॉर यू। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप ये ना सोचें कि यार हमें बहुत समय देना पड़ रहा है, ज़्यादा समय की दिक्कत है तो 1.5x पे आप देख लीजिए, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। यही हो सकता है। चलिए आगे अपन देखें। तो अपन को रेस जुडिकेटा में सबसे पहली बात आती है कि नेचर ऑफ बार। ये बार किस तरीके का लगता है, पहले इस चीज़ पर डिस्कस करना ज़रूरी है कि किस तरीके का बार लगा रहा है। हमने ये देखा कि सूट पर तो रेस जुडिकेटा लगता ही है, साथ में इशू पर होगा या फिर इशूज़, या फिर इशूज़ पे भी जो है वो रेस जुडिकेटा लग सकता है। उसके बाद एक चीज़ ये आती है कि जो मैटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए। डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, मतलब इसका जस्ट अपोजिट करें तो रेस जुडिकेटा जो है वो नहीं लगता है उन पर्टिकुलर मैटर्स पे जो कि कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इश्यूज होते हैं। इंसिडेंटली इन इश्यूज होते हैं। रेस जुडिकेटा उन चीज़ों पर नहीं लगता है, मतलब उन इश्यूज पर नहीं लगता। उसके बाद हमने बात करी पार्टीज़ की कैपेसिटीज़ की बात करी। ठीक है, पार्टीज़ इंटरचेंज हो सकती हैं, तो वहाँ पर हमने बात करी। अब इसी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इश्यूज़ की भी बात करनी पड़ेगी आगे जाके अपन को, क्योंकि अगर को डेफेंडेंट की बात आ रही है या को प्लेंटिव्स की बात आ रही है, मतलब दो प्लेंटिव्स के अंदर, दो डेफेंडेंट्स के अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पहले तो ये प्रश्न है कि दो प्लेंटिव के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर हो सकता है तो क्या रेस जुडिकेटा लगेगा नहीं लगेगा, ये चीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद इसी के अंदर अपन ने ये एक चीज़ बात करनी है, क्लेमिंग अंडर सेम टाइटल। क्लेमिंग अंडर सेम टाइटल ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, टाइटल के बारे में बात कर चुके हैं। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड की बात हो रही है, मतलब जो सूट है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मेरिट्स पर डिसाइड हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी सब फॉर्मर कोर्ट जो है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। किस चीज़ के लिए, टू ट्राई क्या, सब्सिक्वेंट सूट के लिए जो है, ट्रायल करने के लिए वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। देखिए रेस जुडिकेटा इतने सब कुछ डायमेंशंस अपने अंदर लेकर बैठा है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइटल, क्योंकि क्या है कि टाइटल आपको क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। अभी हम बार बार एक ही एक चीज़ को पढ़ेंगे। अब टाइटल जो है, हम बात करते हैं कि पार्टीज़ जो हैं लिटिगेटिंग अंडर सेम टाइटल करती हैं। हमने ये देखा कि सब जो टाइटल है वो कहाँ से उन्होंने डिराइव किया। इस चीज़ के ऊपर अपन अब चर्चा करेंगे कि टाइटल क्या होता है, किस तरीके से टाइटल डिराइव होता है। एक बार थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज वापस करेंगे और टाइटल को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटल तो टाइटल क्या होना चाहिए, सेम टाइटल होना चाहिए। सेम टाइटल मतलब सब्सिक्वेंट कोर्ट और फॉर्मर कोर्ट में, फॉर्मर कोर्ट में जिस लीगल कैपेसिटी में सूट फाइल हुआ है, जिस लीगल कैपेसिटी में पार्टीज़ ने सूट फाइल किया है, उसी लीगल कैपेसिटी में सेम
लीगल कैपेसिटी, उसी सेम लीगल कैपेसिटी में सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर भी जो है सूट फाइल हो रहा है। सेम टाइटल है, मेन क्या चीज़ है, सेम टाइटल है पार्टीज़ का फॉर्मर कोर्ट के अंदर और सब्सिक्वेंट कोर्ट के अंदर। अब टाइटल क्या होता है, टाइटल होता है साहब लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी, या इसको आप अगर आपने बेसिक अटेंड किया हो तो लीगल रिलेशनशिप भी आप बोल सकते हो। लीगल रिलेशनशिप किसके साथ, लीगल रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। अब सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, वो एक सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस चीज़ के ऊपर आपका विवाद है, जिस चीज़ का आपका डिस्प्यूट है, वो चीज़, वो सब्जेक्ट मैटर आप किस लीगल कैपेसिटी में क्लेम कर रहे हो, वही आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं सूट फाइल कर रहा हूँ तो मैं किस लीगल कैपेसिटी में इस सूट को फाइल कर रहा हूँ, मेरी इस प्रॉपर्टी से क्या रिलेशनशिप है। हो सकता है मैं इसका ओनर हूँ, मैं ओनरशिप की लीगल कैपेसिटी में सूट फाइल कर रहा हूँ। हो सकता है मैं इसका लेसी हूँ, इस लीगल कैपेसिटी में कर सकता हूँ। हो सकता है मैंने इसको मॉर्गेज लिया था तो मॉर्गेजी हूँ, या गिफ्ट मुझे मिला था तो मैं डोनी की कैपेसिटी, डोनी भी इवेंचुअली ओनर ही रहेगा, डोनी की कैपेसिटी में कर रहा हूँ। तो जिस रिलेशनशिप में मैं मतलब उस सब्जेक्ट मैटर को क्लेम कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा मेरा टाइटल। अब टाइटल को आपको कॉज ऑफ एक्शन से अलग करके रखना है, मैटर इन इशू से डिफरेंशिएट करके रखना है, रिलीफ से आपको डिफरेंशिएट करना है और सब्जेक्ट मैटर से डिफरेंशिएट करना है। ये सब अलग अलग टर्म्स हैं, इनके सबके अलग अलग मतलब हैं और टाइटल का भी अलग मतलब है। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा भाई, कॉज ऑफ एक्शन, ये मैं आपको बेसिक इसलिए समझा रहा हूँ, आपको लगेगा कि बेसिक फिर हम बेसिक पर आ गए, बट मेरी बात मानिए। अगर थोड़ा भी आपको विश्वास है, आप मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बात मानिए और इसको अंत तक देखिए, क्योंकि जब आप एक एक आपकी परत नॉलेज की क्लियर होगी तब आपको पता चलेगा कि आपने 2 घंटे के इस वीडियो में, लगभग 1 से 2 घंटे के वीडियो में आपने क्या चीज़ें जानी। कॉज ऑफ एक्शन क्या है, लीगल राइट और वॉयलेशन ऑफ दैट राइट, ये कॉज ऑफ एक्शन है, राइट। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो, ज़्यादातर जो ज़मीनी विवाद के चक्कर में ही जो है कोर्ट में केसेस आते हैं, बट ज़रूरी नहीं प्रॉपर्टी का ही राइट्स हो सकता है किसी पर्सनल राइट्स के संबंध में भी जो है सूट लगते हैं। तो कोई पर्सनल राइट्स भी हो सकता है, कोई भी पर्सनल राइट्स के संबंध में, पर्सनल राइट्स के संबंध में जो है सूट फाइल किया हो। ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट मैटर हर केस के अंदर प्रॉपर्टी ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब मैक्सिमम जो है अब 70 to 80% सूट जो होते हैं वो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होते हैं, सिविल सूट, बट 30 to 40% जो है आपको राइट्स के रिस्पेक्ट में भी मिल जाएगा। तो लीगल राइट क्या होगा, अब जो लीगल राइट होगा उसका कनेक्शन होगा सब्जेक्ट मैटर के साथ। भाई आप किसी भी प्रॉपर्टी को, ताजमहल को तो अपना नहीं बोल सकते ना आप। अब वो आपने पिक्चर ना देखी हो बंटी और बबली, उसके अंदर ताजमहल बिक गया था, वो एक कॉमेडी वाली चीज़ है, बट वैसे तो आप ताजमहल को नहीं अपना बोल सकते दादा। सही बात है ना। अब किसी भी अगर प्रॉपर्टी को आप अपना बोल रहे हो या उससे रिलेटेड आपके पास कोई राइट है या आप उससे रिलेटेड सूट फाइल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका या तो राइट होगा या कोई इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली, अनटिल एंड अनलेस मतलब यू आर कमिंग टू द कोर्ट विद द गुड हैंड्स और द क्लीन हैंड्स। मतलब ये मैं मान रहा हूँ कि क्लीन हैंड्स से अगर आप जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो लीगल रिलेशनशिप है सब्जेक्ट मैटर के साथ, दैट लीगल रिलेशनशिप ही जो है वो आपका टाइटल है, राइट। अब मैटर इन इशू ये थोड़ा सा हम इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा मैटर इन इशू के ऊपर ही लगता है, इसलिए हम बेसिक रिवाइज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक एफ था, एफ के बाद एफ एस आया, ठीक। अब कोई प्रॉपर्टी एफ एस को क्या मिली, या तो इंटेस्टेड सक्सेशन मिल जाता था, या तो इंटेस्टेड सक्सेशन हो गया। इंटेस्टेड सक्सेशन मतलब भाई फादर की डेथ के बाद इंटेस्टेड सक्सेशन से एफएस को प्रॉपर्टी मिली, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से क्लास 1 हेयर है, आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर क्लास 1 हेयर है एफएस, उसको प्रॉपर्टी मिल गई। या फिर
फादर ने जो है टेस्टामेंट्री सक्सेशन से प्रॉपर्टी थी। टेस्टामेंट्री सक्सेशन मतलब बाय वे ऑफ अ विल, वसीयत से इसको प्रॉपर्टी दे दी, राइट। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर भाई हालांकि दोनों जो हैं वो कंट्राडिक्टरी हैं, या तो इंटेस्टेड सक्सेशन से आई होगी या टेस्टामेंट्री सक्सेशन से आई होगी, बट मुझे प्रॉपर्टी कैसे मिली, मैं कैसे ये बोल रहा हूँ कि उसका ओनर हूँ। भाई मैंने बोला कि मैं ओनर हूँ, ओनरशिप मेरा रिलेशनशिप है, उस ओनरशिप से मैं जो है ओनरशिप की वजह से मैंने सूट फाइल किया ए ने बी के खिलाफ, तो वो ओनरशिप मुझे कैसे मिली, मैं कैसे अपने ओनरशिप को प्रूव करूँगा, तो जिस चीज़ की वजह से प्रूव करूँगा वो ही मैटर इन इशू हो जाएगा। अब मान लीजिए इस केस में ए ने एफ एस को डिस्पोजेस कर दिया, तो एफ एस ने ए के खिलाफ सूट फाइल कर दिया। सूट था सूट फॉर पोजेशन, सूट फॉर पोजेशन जो है वो सूट था। अब इसमें कॉज ऑफ एक्शन क्या है, एफ एस का कॉज ऑफ एक्शन क्या है भाई, लीगल राइट टू पोजेस दी प्रॉपर्टी, पोजेस दी प्रॉपर्टी, ये इसका लीगल राइट है। वॉयलेशन किसने किया, वॉयलेशन कर दिया ए ने। सब्जेक्ट मैटर इसके अंदर क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर हुआ साहब प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या हुई, सब्जेक्ट मैटर हुई। अब ये इस सब्जेक्ट मैटर को एफ एस किस रिलेशनशिप में किस लीगल कैपेसिटी में क्लेम कर रहा है, और वो उस किस लीगल कैपेसिटी में ओनरशिप क्लेम कर रहा है, दैट इज़ द टाइटल एंड देयरफॉर बाय विच ही गॉट द लीगल राइट। भाई उसका लीगल राइट है टू क्लेम द पोजेशन बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ ए, सी ही इज़ द सन ऑफ एफ, एंड ड्यू टू इंटेस्टेड सक्सेशन या टेस्टामेंट्री सक्सेशन उसे प्रॉपर्टी मिली और ए के पास कोई भी राइट नहीं था, उसी को हम मैटर इन इशू बोलते हैं। कोई डाउट? तो जो टाइटल है पार्टी का, किसी भी सूट के अंदर अगर हम टाइटल की बात करें तो लीगल कैपेसिटी होती है, लीगल कैपेसिटी होती है, लीगल कैपेसिटी होती है कि किसके साथ लीगल कैपेसिटी, विज विज सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के साथ लीगल कैपेसिटी होती है कि किस लीगल रिलेशनशिप में जो है, मतलब उसकी लीगल रिलेशनशिप क्या है, लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप जो है किसके साथ, सब्जेक्ट मैटर के साथ उसकी लीगल रिलेशनशिप क्या है। इट हैज़ टू बी एग्जामिन्ड इन द लाइट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, क्योंकि देखिए सब ये जो है इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन क्या है ये समझिए, कॉज ऑफ एक्शन है लीगल राइट और उसका वॉयलेशन, ये लीगल राइट क्या है, लीगल राइट किसके किसके संबंध में लीगल राइट होगा, लीगल राइट भी किसी सब्जेक्ट मैटर के संबंध में होगा। अब मान लीजिए एफएस का लीगल राइट है कि साहब उसे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए क्योंकि उसके ये एक पैतृक संपत्ति थी, इसकी एफएस की पैतृक संपत्ति थी, और एफ जो था उसका फादर था, और एफ के जो फादर मतलब एफ के जो और वो होंगे एफ मान लीजिए एफ के जो दादा परदादा की संपत्ति थी, और वो पुरखों की संपत्ति नीचे आ रही है, तो उस लीगल कैपेसिटी में इंटेस्टेड सक्सेशन में की वजह से वो ओनर हुआ, और वही उसका लीगल राइट है, लीगल राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ एफएस। और ए का कोई राइट नहीं है टू एनक्रोच द प्रॉपर्टी और हैव द पोजेशन। तो लीगल राइट तो ये हो गया, लीगल राइट किसके संबंध में है, लीगल राइट इस सब्जेक्ट मैटर के संबंध में, मतलब प्रॉपर्टी के संबंध में लीगल राइट है। तो लीगल रिलेशनशिप जो है सब्जेक्ट मैटर के साथ, वही लीगल रिलेशनशिप जो है वो उसकी टाइटल बन जाएगा कि किस लीगल टाइटल के अंदर लीगल रिलेशनशिप में वो सब्जेक्ट मैटर को क्लेम कर रहा है, किस लीगल कैपेसिटी में जो है प्लेंटिफ इज क्लेमिंग इज रिलीफ। और सिमिलरली डिफेंडेंट के लिए भी ये रहेगा कि इन व्हाट लीगल कैपेसिटी ही इज़ डिफेंडिंग द सूट और असर्टिंग हिज लीगल राइट। तो टाइटल को जो है वो डिफ़र करिए आप मैटर इन इशू से। मैटर इन इशू क्या है कि किस चीज़ की वजह से मुझे वो राइट मिला। भाई आपको लीगल राइट है, मैं अपने लीगल राइट को प्रूव कैसे करूँगा कि मुझे इसकी पोजेशन मिलनी चाहिए, तो मैं इससे प्रूव करूँगा या तो इंटेस्टेड सक्सेशन से, या टेस्टामेंटरी सक्सेशन से, या सेल डीड से, या गिफ्ट डीड से, या मॉर्गेज डीड से। इस तरीके से मुझे प्रॉपर्टी आई, या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ मुझे प्रॉपर्टी आई, या बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट मुझे प्रॉपर्टी आई, इसी तरीके से मेरे पास प्रॉपर्टी आई। तो दैट इज़ द मैटर इन इशू।
भाई मैटर इन इशू क्या है? इज दैट फैक्ट और फैक्ट्स विच प्रोवाइड द लीगल राइट। आपको ये लीगल राइट कैसे मिला? तो ये लीगल राइट प्रोवाइड करता है मैटर इन इशू। अगर अगर एफएस बोलता है कि साहब मेरे पास ये लीगल राइट है टू पजेस दी प्रॉपर्टी, टू पजेस दी प्रॉपर्टी, और ए का कोई लीगल राइट नहीं है, और एफएस के पास ये लीगल राइट क्यों आया? वो किस हैसियत से उस बोल रहा है कि ये इस संपत्ति का मालिक है? वो इस हैसियत से बोल रहा है क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी पैतृक संपत्ति है। वो कैसे प्रूव करेगा कि इसकी पैतृक संपत्ति है और एफ के डेथ के बाद एफएस को वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए? तो वो प्रूव करेगा इंटेस्टेट सक्सेशन से, वो प्रूव करेगा सालों साल खसरे के अंदर जो उसका नाम रहा, उसके पिताजी का नाम, उसके पिताजी के पिताजी का नाम, उसके दादा परदादे के लगातार सालों से खसरे के ऊपर जो है लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं उस पर नाम आ रहा है कि वो भूमि स्वामी के रूप में कब्जेदार हैं, और सालों से 40-50 साल से उसके ऊपर जो है उनका कब्जा है और वो उस पर खेती करते चले आ रहे हैं। नो डाउट लैंड रिकॉर्ड्स टाइटल का एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, बट पोजेशन का तो रहता है। सालों से उनका पोजेशन है और सालों से लैंड रिकॉर्ड्स में उनके ही फैमिली का नाम चला हुआ आ रहा है, और उसके बाद वो ओरल टेस्टिमनी अपनी देगा कि हाँ साहब सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो उस पर्टिकुलर केस में इंटेस्टेट सक्सेशन का जो फैक्ट है वो उसका मैटर इन इशू माना जाएगा, राइट? सक्सेशन से मिलता है तो दैट इज द मैटर इन इशू। उम्मीद करता हूं आपको मैटर इन इशू समझ में आया होगा। अब कभी कभी मैटर इन इशू हो सकता है, मान लीजिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है, तो अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में, मान लीजिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट उठता है, मतलब दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो टाइटल क्या होगा? टाइटल लैंडलॉर्ड का टाइटल क्या होगा कि भैया वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में सूट फाइल करेगा, लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में सूट फाइल करेगा। और टेनेंट क्या रहेगा? टेनेंट जो है वो लेसी की कैपेसिटी में सूट को डिफेंड करेगा कि साहब मेरे पास लीज थी। तो टाइटल जो है ना दोस्तों वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। आप इसको ओरली नहीं समझ सकते, आप उसको इस तरीके से नहीं समझ सकते कि साहब आपने इसको प्राइमा फेसी, वो डीमेरर्स क्लेम टाइप का नहीं है टाइटल। आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इतना आसानी से समझ नहीं आता। मैं नेक्स्ट क्लास जब शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं अभी इस क्लास को कंक्लूड करने वाला हूं, तो मैं आपको शुरुआत करूंगा एक केस के एग्जांपल से कि भाई कोर्ट के अंदर जब केसेस आते हैं तो वो केसेस किस तरीके से आते हैं और किस तरीके से, मैं आपसे ही प्रश्न पूछूंगा और आप सोचिएगा वीडियो पॉज करके कि हाँ ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये इसका टाइटल है, ये इसका मैटर इन इशू है। क्योंकि मैटर इन इशू समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइटल इतना आसानी से समझ नहीं आता, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और पर्टिकुलर सूट के फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहता है कि भाई पार्टी जो है वो सब्जेक्ट मैटर को क्लेम कर रही है, भाई प्रॉपर्टी को क्लेम कर रही है। मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड है, मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा अपन इसी में डिस्कस करते हैं, फिर अपन क्लास सम अप करेंगे। मान लीजिए ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर, अरे भैया ये एक एग्रीकल्चर लैंड है। इस लैंड पे देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, कहाँ पर सिचुएटेड है? अब आप इसको मान लीजिए सोनीपत में है, मैं कोई भी ले रहा हूँ, मतलब ये मत समझिएगा कि मैं सोनीपत का हूँ तो मैं सोनीपत हरियाणा, मैं तो पूरे भारत आपको दर्शन करवा दूंगा अपने लेक्चर्स में। सोनीपत के अंदर ये ज़मीन है, 2 एकर्स ऑफ लैंड है, 2 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है। 2 एकड़ ज़मीन है ये वाली। ये ज़मीन जो थी ये थी, मान लीजिए राम शंकर नाम का एक व्यक्ति है, ये जिसकी उम्र मान लीजिए 30 ईयर्स है, ये इसकी ज़मीन है, ठीक, खेती कर रहा है। अब क्या हुआ, आ, कुछ ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा देखना तो, हाँ ये बहुत बढ़िया।
अब आपको समझ में आएगा एक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोर्ट्स में कैसे होते हैं। रामशंकर की ज़मीन है और ये है सलमान भाई नहीं, सलमान भाई नहीं, सॉरी, सलमान भाई नहीं, करियर ना ख़त्म हो जाए जोक्स अपार्ट। ये ले लीजिए आप, ये रामशंकर हो गया, ये ले लीजिए श्याम शंकर, ये श्याम की ज़मीन है, ठीक है, ये श्याम की ज़मीन है। अब देखिए ये रामशंकर की ज़मीन है, ये श्याम की ज़मीन है। अब एक्चुअली विवाद हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ ज़मीन पर। रामशंकर बोलता है कि सब मैं तो इस पूरी प्रॉपर्टी पे खेती करता चला रहा हूँ, और श्याम बोलता है मैं सब इस पे कर रहा हूँ। तो डिस्प्यूट हो गया इस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग ज़मीन के ऊपर, जो है वो डिस्प्यूट उठ गया है। तो और हुआ ये कि श्याम ने जो है कब्जा कर लिया, श्याम ने कब्जा कर लिया, तो रामशंकर ने जो है वो पोजेशन के लिए सूट फाइल कर दिया कि मुझे पूरी ज़मीन पे पोजेशन चाहिए। समझ गए बात आप? अब सबसे पहले एक प्रश्न होता, और श्याम ने ये बोला कोर्ट के अंदर, श्याम ये बोल रहा है कि साहब रामशंकर तो इसका मालिक ही नहीं है, ये तो पूरी मेरी ज़मीन है, ये तो पूरी मेरी ज़मीन है। अब रामशंकर क्या बोलता है? रामशंकर ये बोलता है आरएस, रामशंकर ये बोलता है कि ये ज़मीन मुझे मिली मेरे फादर से, फादर ऑफ रामशंकर, और उसके बाद उनके फादर थे फादर ऑफ रामशंकर, और उसके बाद उनके भी फादर थे जो कि इस प्रॉपर्टी पे जो है इतने सालों से कब्ज़ा था। मतलब मान लीजिए 1940 से जो है इनका कब्जा है, और वो इस प्रॉपर्टी पर किसानी कर रहे हैं, मतलब रामशंकर का ये कहना है। और प्रॉपर्टी जो है नीचे डिवोल्यूशन की वजह से प्रॉपर्टी इंटेस्टेड सक्सेशन से प्रॉपर्टी आती जा रही है। अब रामशंकर का इस प्रॉपर्टी से रिलेशनशिप क्या है? वो बोल रहा है साहब रिलेशनशिप है ओनरशिप। कॉज ऑफ एक्शन समझ में आया? कॉज ऑफ एक्शन क्या है? उसका पोजेशन, राइट ऑफ पोजेशन, और वॉयलेशन किसने किया है? श्याम ने उसका वॉयलेशन किया है। ओनरशिप है। अब किस लीगल कैपेसिटी में वो इस ज़मीन को क्लेम कर रहा है? ओनरशिप कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये उसका टाइटल हो गया। ओनरशिप जो है वो उसकी टाइटल हो गई। बट वो ओनरशिप उसके पास आई कैसे? ओनरशिप कैसे आई? वो आई इनटेस्टेड सक्सेशन से, तो वो इंटेस्टेड सक्सेशन दोस्तों क्या हो गया? मैटर इन इशू। अब इस आप इंटेस्टेड सक्सेशन को कैसे प्रूव करोगे? आप प्रूव करोगे साहब लैंड रिकॉर्ड्स से आप प्रूव करोगे। 40 साल के आप लैंड रिकॉर्ड्स निकालोगे जिसमें इन सब के, अरे गलती हो गई, नाम जो है वो चढ़े हुए हैं, इन सब के नाम चढ़े हुए हैं, और उस लैंड रिकॉर्ड्स से प्लस कपल्ड विद दी ओरल टेस्टिमनी ऑफ रामशंकर ही था, श्यामशंकर था, हाँ रामशंकर की ओरल टेस्टिमनी से वो अपना इंटेस्टेड सक्सेशन प्रूव कर पाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा डिटेल्ड में ये जानना पड़ेगा कि किसकी कैसी और लीगल कैपेसिटी होती है। अब आप बोलेंगे कि साहब आप तो उसी चीज़ में पहुंच गए भाई जहां हमने शुरुआत करी थी, मतलब राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब हमने शुरुआत की क्लासेस करी थी आप उसी में पहुंच गए। बट आपको पढ़ना है सेक्शन 11, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का मैं ये बैकग्राउंडर आपको बना रहा हूं। अगली क्लास में अपन कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा पढ़ेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा किसके ऊपर लगता है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लगता है मैटर इन इशू के ऊपर लगता है, कि जब आपने पहला सूट फाइल किया, अगर 2 या 3 मैटर इन इशू पेंडिंग थे और उसमें से आपने सिर्फ एक ही मैटर इन इशू का यूज़ किया, तो सब्सिक्वेंटली आप दूसरे लेफ्ट ओवर मैटर इन इशू के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा उसके ऊपर आपकी लग जाएगी। तो ये बैकग्राउंडर जो तैयार किया है, टाइटल क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, ये सब जो चीज़ है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के लिए मैंने तैयार करी है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सीपीसी के लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक अपन रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अपन डिटेल्ड बनाएंगे, मतलब अगर 5-6 घंटे की रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम आएगी मुझे रेंडरिंग के अंदर। मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं चला पाता हूँ, तो सीख रहा हूँ, मेरी टीम भी सीख रही है, हम लोग नए लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहेंगे दोस्तों। रिक्वेस्ट करूँगा
अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां रेस जुडिकेटा के और पैरामीटर्स को जानेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।